नमस्कार विद्यार्थियों, एओसी एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप और इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसमें हम आपको बहुत ही कम दाम पर हमारे पेड कोर्सेज आपको दे रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस देंगे, नोट्स देंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी। ये सब आपको प्राप्त होगा रीजनेबल फीस में। आज जो हम आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वह टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा है और विभिन्न कालों का नामकरण भी आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रोफेसर बलजिंदर कुमार, मैं 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। इसके साथ ही पंजाब कॉलेज कैडर एग्ज़ाम 2021 में सेकंड रैंक पर हूँ बीसी कैटेगरी में। प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा जो है उसमें अध्याय 3 हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा। इसमें मैंने नोट में लिखा हुआ है स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों के लिए ये अध्याय महत्वपूर्ण है। इसे सार रूप में बुक से ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये यूजीसी के लिए है, आपके मास्टर कैडर के पेपर में इस तरह के प्रश्न नहीं आते। स्थापना और तर्क वाले जो प्रश्न हैं यूजीसी में आते हैं। तो जो नीचे सामग्री दी गई है वो अवश्य आपके पेपर में आएगी। इतिहास लेखन के प्रति हमें पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा जाता है तो कौन सी पद्धतियाँ यूज़ की जाती हैं। भारतीय इतिहास साहित्य इतिहासकारों की दृष्टि कौन सी रही है इतिहास ग्रंथ लिखने की। तो इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो है वो आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रहा है। तो साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति जिसमें वर्णों को ध्यान में रखा जाता है अल्फाबेटिकली। जो है जैसे आप कक्षा में बैठते हो तो आपके नाम के हिसाब से ABCD उस हिसाब से आपको बिठाया जाता है, जिसके नाम में पहले A आता है फिर B आता है। तो इस तरह की जो पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। उसके बाद कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति, काल मतलब समय, कालानुक्रमी पद्धति काल मतलब समय। जैसे किसी रचना को लिखने में कोई रचना जैसे कब लिखी गई, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू होता है और उसमें किस काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं उनको समय के अनुसार रखा जाता है। उसके बाद है तुलनात्मक पद्धति तीसरी, जिसमें तुलना की जाती है। विधेयवादी पद्धति जिसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें कोई इस तरह ऊपर वाले 3 पद्धतियों वाले मापदंड नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसमें होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से जिसमें हिंदी साहित्य को रखा जाता है वो विधेयवादी पद्धति होती है। गारसादा तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने, आगे वाला जो ये प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। गारसादा तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने कवियों के वर्गीकरण में कौन सी पद्धति अपनाई है। ये इतिहासकार हुए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ इन्होंने भी लिखे हैं, शिव सिंह सेंगर ने भी। तो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई है, वर्णानुक्रम पद्धति। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। वर्णानुक्रम पद्धति इन्होंने यूज की है अल्फाबेटिकली। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कौन सी पद्धति अपनाई है, तो इन्होंने कालानुक्रमी पद्धति अपनाई है। साहित्य इतिहास लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार की पद्धति अपनाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। उसको लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई है,
तो ये जो चौथी पंक्ति है, साहित्य इतिहास लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति को अपनाया है? विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है, जो कि सबसे उच्चतम पद्धति है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तीन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तीन। साहित्य इतिहास लिखने की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति, सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। उसके बाद है हिंदी साहित्य इतिहास की आधार सामग्री। हिंदी साहित्य इतिहास की आधार सामग्री, आधार सामग्री वो होती है जिनको आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ, साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो जितने भी साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, वो इस सामग्री को आधार बनाकर लिखे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, इनको आप अवश्य याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में आ भी सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये ग्रंथ हैं गोकुलनाथ जी के। किसके ग्रंथ हैं? गोकुलनाथ जी के। 84 वैष्णवन की वार्ता ये भक्ति काल के ग्रंथ हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ के बेटे थे गोकुलनाथ ने ये ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें ये 84 वैष्णवन की वार्ता में जो सूरदास अपने वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे, उनकी बात की गई है इसमें, 84 वैष्णवन की वार्ता। और विठलनाथ जी के 252 शिष्य थे, तो 252 शिष्यों से संबंधित ये रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है दोनों की। रचना काल जो है इनका संवत 1625 है। उसके बाद भक्तमाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, संवत 1642 विक्रमी में ये लिखा गया। ये नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? नाभादास की। मूल गोसाई चरित संवत 1687 में लिखी गई, बेनी माधव प्रसाद की रचना है ये। उसके बाद कालिदास हजारा भी इम्पोर्टेंट है, संवत 1775 में लिखी गई, इसको भी आधार बनाया गया। ये कालिदास त्रिवेदी की रचना है। उसके बाद राग सागर उद्भव, राग कल्पद्रुम रचना है, संवत 1900 विक्रमी में ये लिखी गई। तो ये श्री कृष्णानंद व्यास ने लिखी है। ये किसने लिखी है? श्री कृष्णानंद व्यास ने। उसके बाद है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। मैं आपको कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है ग्रंथ वो है इस्तवार द लिटरेच्योर ऑफ हिंदुस्तानी। ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो सन 1839 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो सन 1839 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1839 ईस्वी में। इसके रचनाकार फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी हैं। गार्सा दा तासी इसके विद्वान हैं, इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? गार्सा दा तासी ने। 3 भाग हैं इस ग्रंथ के, 3 भाग हैं। दूसरा भाग जो 1847 में प्रकाशित हुआ, तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। और विशेष बात क्या है इस ग्रंथ के बारे में वो भी आपको बता दूं। तो गार्सा दा तासी फ्रांस में उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे। ये ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसकी रचना फ्रेंच भाषा में हुई है। ये क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है, सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसकी रचना किस भाषा में हुई है? ये जरूर याद रखना, फ्रेंच भाषा में। इसमें 738 हिंदी उर्दू कवियों को रखा गया है। इसमें 738 हिंदी उर्दू कवियों को रखा गया है। हिंदी कवियों की संख्या इसमें 72 है। ये विशेष बात है इस ग्रंथ के बारे में। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, सन 1883 में ये लिखा गया।
यूजीसी नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन आया था। रचनाकार इसके हैं शिव सिंह सेंगर। रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। इस ग्रंथ के बारे में विशेष बात क्या है? इस ग्रंथ में 1000 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। इस ग्रंथ में 1000 कवियों का, कितने कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है? 1000 कवियों का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। ये हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। ऊपर वाला जो लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ये बताया मैंने। फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिस्toire द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये जो है हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया। और ये जो विद्वान थे ये भी विदेशी थे, जो ऊपर वाला था ये भी विदेशी था। अब तीसरे में एक बात और नहीं आएगी। अब ये जो तीसरा ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कब लिखा गया? ये 1899 ईस्वी में, ये 1899 ईस्वी में लिखा गया। इसके रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसकी विशेष बात क्या है? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें ग्रियर्सन ने पहली बार 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को स्वर्ण काल कहा है। 16वीं 17वीं शताब्दी का युग जो था वो भक्ति काल का युग था। तो एक प्रश्न आपके पेपर में लगभग आ सकता है, पक्का आ सकता है कि भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? स्वर्ण काल। क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को। इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति, इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है, शुरुआती इन्होंने की है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन, सबसे पहले काल विभाजन भी इन्होंने ही किया है। ये खास बातें हैं इस ग्रंथ की। सबसे पहले काल विभाजन भी इन्होंने किया, तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने की और भक्ति काल को स्वर्ण काल भी इन्होंने ही कहा था। उसके बाद है मिशर बंधु विनोद। ये ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशर बंधु विनोद। इसके भी 3 भाग हैं। पहला भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ और दूसरा पहले 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुए। पहले जो 3 भाग हैं 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। ये इसके रचनाकार कौन है? मिशर बंधु। मिशर बंधु 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिशर, श्याम बिहारी मिशर, गणेश बिहारी मिशर। कई बार ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता भी रहा है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मिशर बंधुओं में नहीं है। जैसे सुखदेव बिहारी मिशर का नाम ले लिया ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में श्याम बिहारी मिशर, सी ऑप्शन में गणेश बिहारी मिशर और डी ऑप्शन में कृष्ण बिहारी मिशर कोई और नाम लिख दिया। तो कई बार दिक्कत आ जाती है कि इनमें से कौन नहीं है, लगभग सेम नाम, ऐसे कन्फ्यूज़न करते हैं। तो इनमें से ये जो पहले 3 हैं, सुखदेव बिहारी मिशर, श्याम बिहारी मिशर और गणेश बिहारी मिशर, ये मिशर बंधु हैं। इस ग्रंथ में 5000 कवियों को रखा गया। 5000 कवियों का जीवन वृत्त व अध्ययन किया गया इसमें हिंदी में। अब पहले सारे विदेशी थे, हिंदी में किसी भारतीय लेखक, किसके द्वारा? किसी भारतीय लेखक का यह पहला इतिहास ग्रंथ है। उसके बाद 5वां ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, पांचवा ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में
ये प्रकाशित हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का मेरुदंड इसी ग्रंथ को माना जाता है। इसके बिना हिंदी साहित्य को समझना मुश्किल है। और इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ग्रंथ पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित, ये इसकी स्थापना कब हुई थी मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, 1893 में इस सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा यह प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, पहले ये इस रूप में था, पहले किस रूप में था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था। ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है, सबसे अच्छा इतिहास ग्रंथ है। इसमें शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है। किस पद्धति का? विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये 1930 में प्रकाशित हुआ। ये डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा था इसे। इसके बाद लगातार हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अब आगे हम करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन मास्टर कैडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, उनके अनुसार काल विभाजन क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन उनका ही माना गया है। वो इस प्रकार है, पहला हिंदी साहित्य के इतिहास का काल जो है वो आदिकाल है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी कहा है, और इसकी समय सीमा संमत 1050 से 1375 विक्रमी मानी है। दूसरा काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो किया है वो है पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहा है, और इसकी समय सीमा संमत 1375 से 1700 विक्रमी मानी गई है। तीसरा काल विभाजन उत्तर मध्य काल है, जिसे रीति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इसकी समय सीमा संमत 1700 से 1900 विक्रमी मानी गई है। और चौथा जो है आधुनिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की विधाओं का विकास उद्भव हुआ था और धीरे धीरे फिर उसका विकास भी हुआ है इसी काल में। संमत 1900 से 1984 विक्रमी इसकी समय सीमा मानी जाती है। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा है, उनके अनुसार काल विभाजन क्या है? उन्होंने पहला काल विभाजन किया है आरंभिक काल, इसकी समय सीमा संमत 700 से 1444 विक्रमी मानी है। दूसरा इन्होंने किया है माध्यमिक काल, इसकी समय सीमा संमत 1445 से 1680 विक्रमी मानी है। तीसरा इन्होंने किया है अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा संमत 1681 से 1899 विक्रमी। और चौथा जो है परिवर्तन काल, संमत 1890 से 1925 विक्रमी। और पांचवा जो है वर्तमान काल, संमत 1926 से अब तक। इन्होंने 5 कर दिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का जो हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन क्या है? उन्होंने पहला कालखंड जो किया है वो प्रारंभिक काल नाम से किया है। नाम क्या रखा है इन्होंने? प्रारंभिक काल। और इसकी समय सीमा अब इन्होंने ईस्वी में रखा है। उन्होंने सम्मत में रखा था, तो इन्होंने ईस्वी में रखा है। ईस्वी और सम्मत में 57 वर्षों का अंतर होता है। सम्मत में से 57 वर्ष कम कर दिए जाएं तो ईस्वी सन बन जाता है। 1184 से 1350 ईस्वी इन्होंने प्रारंभिक काल रखा है। उसके बाद दूसरा काल विभाजन इन्होंने किया है मध्य काल के रूप में। मध्य काल के भी आगे 2 विभाजन किए हैं इन्होंने, पूर्व मध्य काल
जिसकी समय सीमा 1350 से 1500 ईस्वी रखी है इन्होंने, और उत्तर मध्यकाल जिसकी समय सीमा 1500 से 1857 ईस्वी रखी है। तीसरा है आधुनिक काल। इन्होंने 3 काल विभाजन किए हैं। आधुनिक काल का समय इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी रखा है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काल विभाजन इनका है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी 5 विभाजन किए हैं, 5 काल विभाजन किए हैं। पहले का नाम दिया है संधि काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने संवत 750 से 1000 मानी है। इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को इसमें हिंदी साहित्य में ले लिया था, बाकियों ने नहीं लिया, इसलिए बाकियों ने लगभग 1000 ईस्वी से शुरू किया था। इन्होंने संवत 750 से शुरू किया है और इन्होंने जो है सिद्ध साहित्य को इसमें लिया है। संधि काल भी कहा है क्योंकि इस समय संधि भी हो रही थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मध्य भारतीय आर्य भाषाओं से। तो दूसरा काल विभाजन इन्होंने चारण काल किया है। चारण कवियों के आधार पर संवत 1000 ईस्वी से 1375 संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक। तीसरा भक्ति काल, ये भी संवत 1375 से 1700 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जैसा ही है ये काल विभाजन। उसके बाद रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और उसके बाद आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन जो है वो भी देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का काल विभाजन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का काल विभाजन देखिए आप। आधुनिक काल का किसका? आधुनिक काल का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करना। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा गया, ये डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। पुनर्जागरण काल जो जब मैंने आपको काल विभाजन के बारे में करवाया था तब ये भी बताया था कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो इसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी इन्होंने मानी है। उसके बाद दूसरा द्विवेदी काल या द्विवेदी युग, इसको जागरण सुधार काल भी इन्होंने कहा है और 1900 से 1918 ईस्वी तक की समय सीमा इन्होंने मानी है। फिर छायावाद काल इन्होंने माना है 1918 से 1938 और फिर छायावाद उत्तरकाल। छायावाद उत्तरकाल में इन्होंने प्रगति और प्रयोग को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को इकट्ठा कर लिया है। 1938 से 1953 ईस्वी तक कर लिया है। उसके बाद नवलेखन काल 1953 से अब तक, ये आधुनिक काल का काल विभाजन है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। इसके बाद देखिए विभिन्न कालखंडों का नामकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस पार्ट को आप छोड़ना मत, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके मास्टर कैडर में ज़रूर मिलेंगे। आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही इकट्ठे करके नंबर बनाने हैं। तो इसमें आपको 1 या 2 या 3 या उससे ज़्यादा प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो आदिकाल के नामकरण, सभी कालों के नामकरण बताएंगे, विभिन्न कालखंडों के नामकरण। तो सबसे पहले जो है आदिकाल। आदिकाल के अन्य नाम क्या रखे गए हैं और किसने रखे हैं ये भी बताए हुए हैं। तो सबसे पहले वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आदिकाल नाम किसने दिया आदिकाल को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये माना गया था। उसके बाद चारण काल, उसके बाद क्या है? चारण काल। एक चारण काल आगे भी पढ़ा है। तो चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी माना है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है। उसके बाद संधि काल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है संधि काल, इसको आदिकाल को संधि काल और चारण काल दोनों कहा है। उसके बाद बीज वपन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को। और यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदिकाल को राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध समंत काल कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने।
आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? डॉक्टर कृष्ण भावक ने कहा है। इसके साथ ही वासुदेव सिंह ने भी कहा है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? व से वीर, व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अपभ्रंश काल, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल एक अन्य इतिहासकार ने भी कहा है, वो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। आदिकाल को आदि युग कह के आलोचना किसने की है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने आदि युग कहकर आलोचना इसकी आलोचना भी की गई थी बाद में। उसके बाद है भक्ति काल। भक्ति काल को क्या नाम दिए गए हैं और किसने नाम दिए हैं? सबसे पहले स्वर्ण युग, जो मैंने आपको जब जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ बताया था तब ये भी बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। माध्यमिक काल किसने कहा है भक्ति काल को? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। भक्ति काल को भक्ति साहित्य किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को नव जागरण काल भी कहा जाता है, यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिकाल नाम जो दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा गया है। क्या कहा गया? अलंकृत काल, क्योंकि इसमें अलंकृत श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति थी, इसलिए अलंकृत काल कहा गया। तो मिश्र बंधुओं ने कहा है ये। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इसके साथ त्रिभुवन सिंह ने भी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने भी इस काल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल को उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा गया, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा है। किसने कहा है? हरिओद ने। पूरा नाम इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में आ जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? यह मिश्र बंधुओं ने कहा है। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल को आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा है। आधुनिक काल को विद्रोह काल जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। यह था काल विभाजन। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, ये पहले भी बताया जा चुका है। और उसके बाद द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये इसलिए दोबारा लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल किस आधार पर कहा? किस आधार पर कहा? यह भी इम्पोर्टेंट है। रासो ग्रंथों के आधार पर, जिनमें वीर भाव की प्रधानता पाई जाती है, इसी वीर भाव की प्रवृत्ति के आधार पर ही इन्होंने इसको आदिकाल को जो है वीर गाथा काल कहा है।
अंत में सारे भ्रम को मिटाकर इसे यथार्थ रूप में आदिकाल नाम किसने दिया है? अंत में सारे भ्रम को मिटाकर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। अब यही सबको मान्य है। रीति शब्द से सही अभिप्राय काव्यांग निरूपण, काव्यांग काव्य प्लस अंग, काव्य प्लस अंग, काव्य के अंगों का निरूपण इसमें किया जाता है। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद फुटकल प्रश्नावली है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वो हम आपको बता देंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है हिंदू नवरत्न किसकी आलोचनात्मक कृति है? मिश्र बंधुओं की हिंदू नवरत्न। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त एक और रचना है उनकी हिंदू नवरत्न। तो हिंदी नवरत्न नाम की भी एक रचना है, इसके साथ मिलती जुलता नाम है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। हिंदी नवरत्न किसकी आलोचनात्मक कृति है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को, इस पर कौन सा सम्मान मिला? ये जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इस पर कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया? इस तरह के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये लिखा गया, जो नागरी प्रचारणी सभा ने काशी ने प्रकाशित किया था सबसे पहले। हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्य काल का अभिप्राय किस काल से है? भक्ति काल से। इस चीज़ को आपने जरूर ध्यान रखना है कि पूर्व मध्यकाल के दो रूप किए गए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसमें पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा गया? रीतिकाल कहा गया। ये 7वां प्रश्न इस संदर्भ में ही है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया? किस युग को कहा गया? भक्ति काल को। कहा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये कहा था। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।